हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है वर्ण विचार। वर्णों के आपने दो भेद यहाँ पर समझे और उसको आपने लिखा भी। स्वर और व्यंजन, स्वर को हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले आपको व्यंजन पढ़ाया, व्यंजन के भेद आपको पढ़ाए। व्यंजनों के भेद यहाँ पर दो आधारों पर किए जाते हैं, एक तो स्पर्श के आधार पर और दूसरा आपके श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श यानी कि किसी भी व्यंजन का आप उच्चारण करते समय आपके मुख में आपकी जीभ कहाँ कहाँ स्पर्श करती है उस आधार पर, साथ में श्वास मात्रा कितनी आपकी जो है किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में निकल रही है, इसके आधार पर भी इसका भेद किया गया है। तो पहला है आपका स्पर्श के आधार पर, जिसमें आपने इसके भी तीन भेद स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आपने पढ़े हैं। जो स्पर्श व्यंजन है इसमें जो है 5 वर्ग हैं आपके, ठीक है। अब स्पर्श का मतलब क्या होता है, आपकी जीभ जो है उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें आपके कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और आपका दंत्य और ओष्ठ आ जाते हैं। 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में 5 वर्ण हैं। पहले वर्ण के आधार पर इनके नाम रखा गया है वर्ग का। जैसे पहला वर्ग आपका क वर्ग है, क्योंकि इसका पहला वर्ण था क। इसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी आपके 5 वर्ग हैं। और इसमें आपका उच्चारण स्थान है कंठ। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कंठ में से आपकी आवाज आती है, कंठ से इसका उच्चारण होता है। और दूसरा है आपका तालु, तो तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है। आप प्रैक्टिस में आप करके देखेंगे और फिर आप इसको महसूस करेंगे। ट वर्ग का उच्चारण आपकी मूर्धा, आपकी जीभ मूर्धा को स्पर्श करेगी, साथ में त वर्ग आपके दांत को स्पर्श करके इसका उच्चारण होगा। और प वर्ग का उच्चारण आपके होंठों से प, फ, ब, भ, म, तो इनसे आपका इनका उच्चारण होगा। ये हमने पढ़ लिया था। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं, य, र, ल और व। उस व्यंजन भी आपको बताया, इसका मतलब है गरम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है और गर्मी पैदा करती है, उष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा। और यहाँ पर ये भी आपके 4 हैं, जो आपके तालव्य स, ठीक है, मूर्धा स, दंत्य स और ह, ठीक है। तो श, श, स, ठीक है, ये 3 स और ह, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। फिर दूसरा आधार है श्वास मात्रा के आधार पर। इस आधार पर अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है अल्प प्राण व्यंजन किन्हें कहा जाता है, और आपको नाम भी दिया जाएगा, ठीक है, कि कौन सा वर्ण आपका अल्प प्राण व्यंजन है, कौन सा व्यंजन आपका महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अल्प प्राण की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपके 5 वर्ग हैं उनमें जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होगा वो आपका अल्प प्राण होगा। साथ में ळ, य, र, ल और व, ये आपके अल्प प्राण हैं। महाप्राण जो आपके 5 वर्ग हैं, दूसरा और चौथा, यानी कि सम नंबर पर जो वर्ण आते हैं वो आपके महाप्राण व्यंजन हैं। तो जैसा आपका दूसरा क वर्ग का दूसरा ख और चौथा आपका घ है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में आप लिख चुके हैं। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे संयुक्त व्यंजन। तो आप सभी बच्चे हेडिंग डालिएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए हेडिंग डालेंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से, अभी तक देखिए स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन की हमने बात की। जब एक स्वर और व्यंजन बनता, स्वर और आपका एक व्यंजन बनता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, व्यंजन कहलाता है, क्योंकि हर व्यंजन में स्वर मिले होते हैं और स्वर तो सभी में होता है। अब यहाँ पर दो भिन्न भिन्न व्यंजन ही आपस में मेल करेंगे। जैसे देखिए, ये क आपका स्वर रहित व्यंजन है और ये जो आपका श है ये आपका कैसा है, इसमें आपका स्वर जुड़ा है, स्वर सहित,
ठीक है। ये क, आधा क और श मिल करके आपका अक्षर बनाते हैं, जैसे आपका यक्ष, दक्ष, तथक्ष, इसको अठक्ष, इनको आप नोट डाउन करिएगा। आधा त र मिल करके त्र बनाते हैं, जैसे पत्र, मित्र, चित्र। ज और य मिला करके आपका य बनता है, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श और र मिला करके श्र बनता है, श्रमिक, श्रम, विश्राम। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अक्षर मिलता है, क स्वर रहित है और श आपका स्वर सहित है। इन दोनों के मेल से आपका अक्षर बनता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन जिसमें दो व्यंजनों का मेल होता है। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर और व्यंजनों के मेल को, स्वर और व्यंजन के मेल से जो है, देखिए व्यंजनों में तो स्वर जुड़े होते हैं, ठीक है, किसी भी व्यंजन की आप बात करें उनमें स्वर जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन संयुक्त व्यंजन यानी कि जिसमें व्यंजन जुड़ा है और दो व्यंजनों से मिलकर के एक नए यहाँ अक्षर की उत्पत्ति होती है, नए अक्षर का निर्माण होता है। जैसे आधा क जो कि स्वर रहित है, धन, श, इन दोनों के मेल से आपका अक्षर बनता है, जैसे दक्ष, यक्ष और तथक्ष। तथक्ष त और र मिलाकर के त्र बनाते हैं, पत्र, मित्र और चित्र। ज और यो मिलाकर के ज्यो, इनको नोट डाउन करें। तो संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। सभी में देखिए यहाँ स्वर रहित, ये भी स्वर रहित, ये भी स्वर रहित और ये भी स्वर रहित है। तो एक विशेषता है संयुक्त व्यंजन का, जो पहला व्यंजन होगा वो स्वर रहित होगा और दूसरा आपका स्वर सहित होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब है आपका द्वित्व व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तब उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा क और पूरा क। आधा क को आप ऐसे लिख सकते हैं और पूरा क तो ऐसे लिखा ही जाएगा। तो जो आपका हलंत के साथ होता है ना, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं आधा क की तरह, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जैसे पक्का, छक्का, कच्चा, बच्चा, छज्जा, मज्जा, ठीक है। और ट, ये देखिए फिर से यहाँ ट और ट, आधा ट और पूरा ट। तो आधा ट को आप ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही आधा ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, न को आप आधा ऐसे लिखेंगे। तो कट्टा, सट्टा, फिर छत्ता और सत्ता, नौ से बना हुआ छिन्न और भिन्न। ऐसे इसको भी लिख लें, पक्का, छक्का, कच्चा, बच्चा, छज्जा और मज्जा, ठीक है। चलिए जल्दी लिख लीजिएगा। तो अब इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, ये जो क है ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। च ये आपका स्वर रहित है, ये आपका स्वर सहित है। फिर से यहाँ स्वर रहित, स्वर सहित, स्वर रहित, स्वर सहित, स्वर रहित, स्वर सहित, स्वर रहित, स्वर सहित। तो एक आपका स्वर रहित है, तो पहला जो वर्ण होगा, व्यंजन होगा, वो स्वर रहित होगा और दूसरा आपका स्वर सहित होगा, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर दो हमने अतिरिक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीवा है वो ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत नीचे गिर जाती है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है अतिरिक्त व्यंजन। जैसे यहाँ ड, ढ, ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन है और इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। विशेष बात यहाँ पर, इनसे आप कोई शब्द आरंभ नहीं करेंगे, इसका प्रयोग शब्द के अंत अथवा मध्य में होता है। जैसे आप देखिए ड़ से बनने वाले शब्द पेड़, सड़क, रगड़,
पहाड़ आदि। तो देखिए या तो बीच में आ रहा है या तो अंत में इसका प्रयोग हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में देखिए गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई, बाढ़, तो ये जो है ढ से बनने वाले शब्द हैं, ठीक है। और एक था आपका संयुक्त व्यंजन और अब है यहाँ पर संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं का अर्थ, आधा का अर्थ, ठीक है। तो देखिए संयुक्त जो आपका व्यंजन था उससे एक नया शब्द बन रहा था। जो हमने संयुक्त व्यंजन की बात की, 4 अक्षर त्र, ज्ञ और श, ये जो है एक नए शब्द को, एक नए अक्षर को बना रहे थे। यहाँ हो क्या रहा है, एक स्वर रहित व्यंजन है क और एक स्वर सहित है त। अब इसको हम ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं जैसे वक्त संयुक्त, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। तो आधा सौ को आपने ऐसे ही लिखा एज इट इज और वो आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे स्वाद हो गया, स्वाधीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्वर रहित था तो स्वस्थ, स्थान, विस्थापित, आधा द यानी कि स्वर रहित और स्वर सहित, तो द आधा ही लिखा जाएगा और ध, युद्ध, शुद्ध, ऐसे आप लिखेंगे। तो यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में अंतर क्या है। तो संयुक्त अक्षर से जो है, जैसा आप यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही है, एक स्वर रहित व्यंजन है और दूसरा स्वर सहित है, लेकिन यहाँ पर आपका एक नया अक्षर नहीं बन रहा है। जैसे कि हमने संयुक्त व्यंजन में जो 4 आपके हैं अक्षर त्र, ज्ञ और श, इसमें एक स्वर रहित व्यंजन था और दूसरा स्वर सहित था और दोनों के मेल से क्या बन रहा था, एक नया शब्द बन रहा था। लेकिन संयुक्त अक्षर में ऐसा नहीं हो रहा है, आप उसको ऐसे ही लिख रहे हैं। आधा क को आधा क लिखा आपने, तो को जोड़ करके वो आधा क और तो की तरह लिखा जाएगा। तो ये है संयुक्त अक्षर, ठीक है। चलिए अब इसमें एक चीज है र का प्रयोग, या र का आप जब संयोग करते हैं, र का प्रयोग आप कहाँ कहाँ, तो र के संयोग में सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है। देखिए आपने र को देखा होगा, र कभी ऊपर लगा करके, जो आधा र है स्वर रहित है, उससे में उसको जो है या तो आप कभी किसी वर्ण के ऊपर लगा देंगे, किसी वर्ण के नीचे लगा देंगे, ठीक है। आपने कई तरह से र का प्रयोग होते हुए देखा है। जैसे इस प्रकार से भी र लगाया जाता है, ऐसे भी र को लगाया जाता है और ऐसे भी र को। तो ये जो है अलग अलग तरीके हैं र का संयोग करने का। तो देखिए किस प्रकार से आप र का प्रयोग करते हैं। पहला आप लिखिएगा, जब आप इस प्रकार से र लिखेंगे, एक सिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से आप र लगाते हैं। जब र जो है स्वर रहित होता है, यानी जिसमें स्वर नहीं होता है, जिसे रेफ भी कहते हैं, तब यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जब उसमें स्वर नहीं हो तो ये जो इसके आगे आने वाला वर्ण है उसके ऊपर लगाया जाता है, हालांकि उसका उच्चारण उससे पहले होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देखा सु, सु, उसके बाद आप र का उच्चारण करेंगे, य का नहीं, सूर्य, सुर, क्योंकि आधा र है तो सुर, सूर, अब एक साथ पढ़ेंगे तो सूर्य हो जाएगा। तो र का उच्चारण य से पहले हुआ। ऐसे ही मर्द, मर्द, तो आधा र का उच्चारण किया, र ऊपर है तो उच्चारण पहले होगा। ऐसे ही र धन म, ये हो गया धर्म, तो धर्म, म से पहले इसका उच्चारण होगा। तो पहला नियम ये है। जब र को आप इस प्रकार से क्यों लिखते हैं, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर, यदि र से पहले भी कोई स्वर रहित व्यंजन हो तब वहां पर र को उसके पैरों पर लगाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर त और र, ये स्वर रहित है तो त्र बन गया छत्र, क और र, क्र हो गया चक्र, प और र, प्र हो गया प्रभा। तो ये आपका तब जाकर के ये लगता है। तीसरा र का प्रयोग इस प्रकार से होता है, ट
अब ये आधा है तथा ड, ट तथा ड के साथ र का प्रयोग होने से उसके नीचे दो तिरछी रेखाएं, किस किस के साथ, ट और ड। ठीक है, अब इनमें यदि आप आधा र जो स्वर रहित र है उसको लगाएंगे तो ऐसे लगेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं लगेगा, ये यहाँ पर ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट के साथ जब हमने र को मिलाया तो ट्र हो गया, इस प्रकार से जैसे ट्रक, ट्रेन। ड के साथ आपने र को मिलाया तो ड्र हो गया, जैसे ड्रम और ड्रामा। ठीक है ना, तो ये तीसरा नियम है किसका, र का। चौथा नियम है जब आप तालव्य स के साथ र जुड़ने पर वो श हो जाता है और इसके साथ जुड़ने का र का जो संयोग होने पर वो आधा श और त्र बनता है। ठीक है, तो जैसे श, र तो श्र, तो श्रम, श्रेष्ठ, ऐसे ही ये आधा श और र है तो ये लिखा जाएगा आधा श और त्र, जैसे स्रोत, सहस्त्र। ठीक है, तो ये है, इसको आप लिखें। इस प्रकार से आपने र का प्रयोग पढ़ लिया, आपने अतिरिक्त जो वर्ण है उनको आपने पढ़ लिया, साथ में आपने संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर, व्यंजनों के आपने भेद कर लिए। ठीक है, इन सभी को आप नोट डाउन करेंगे। र का प्रयोग आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए जल्दी से। चलिए आइए अब करते हैं हम वर्ण विच्छेद। वर्णों को आप किस प्रकार से विच्छेद करते हैं, तो इसको हम देखिए, जैसे पीतल हो गया, कचालू हो गया, एक शब्द हम लिखते हैं, देखिए कमल। कमल एक शब्द है, और ये जो शब्द है ना, ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है, वर्णों को कैसे आप विच्छेदित करते हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए क जो शब्द है ना, ये जो अक्षर है, ये मिलाकर बना है इस क और अ से। इसी प्रकार म में भी अ जुड़ा है, ल में भी अ। विच्छेद करना है, स्वरों को अलग कर देना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, क धन, अ धन, म धन, अ धन, ल, ये स्वर रहित होंगे, और जब विच्छेदित करेंगे ये स्वर रहित हैं और जोड़ने पर ये स्वर सहित हो जाएंगे, धन, अ। तो ये इस कमल शब्द का इन ध्वनियों के मेल से, इतनी ध्वनियों के मेल से आपका बना है कमल शब्द। कमल शब्द में इतनी सारी ध्वनियां मिलती हैं, तब जाकर के आपका एक शब्द कमल बनता है। अब यहाँ पर जैसे मैं अगर कमल की जगह काल लिखूं, काल को आपने विच्छेदित करना है, तो पहले तो मैं इस क को लूंगी, क को अलग कर देंगे, स्वर रहित। इस क में कौन सा स्वर जुड़ा है, हमने क्या कहा था, ये मात्रा है, ये मात्रा है आ की। ठीक है, धन, ल, और आप जानते हैं जब हमने इससे स्वर निकाल दिया तो ये हो गया इस प्रकार से, और इसमें जोड़ देंगे आप अ। ठीक है, किसान लिखिए, और किसान से आपने क को अलग निकाला तो इसमें है मात्रा ए की, तो यहाँ लिखेंगे आप ए, धन, स, धन, आ, धन, न, धन, आ, अ। तो ये हो गया किसान। ठीक है, इतनी सारी ध्वनियों से मिल करके आपका एक शब्द बनता है, ये होता है वर्ण विचार, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा शब्द यदि हम लें, गोदान, तो गोदान शब्द मिलकर किन किन ध्वनियों से मिलकर बना है, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो गौ से अगर आपने गौ को अलग निकाला, ठीक है, इसमें किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा। देखो जुड़ने के बाद ये
मात्रा में, लेकिन जब जब इसको आप खोलेंगे, इसको आप क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो ये फिर से आपका अपनी पूर्व अवस्था में आएगा। अर्थात ये जो गो है ये मिलकर बना है ग धन ओ, तब जाकर के आपका गो बना। जो आपका दा है वो मिलकर बना है द धन अ, इस प्रकार से। तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा फिर द धन आ धन न धन अ, ठीक है। नौ में हलंत होगा क्योंकि अ अलग कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वर्णों को तोड़ते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं। साथ में एक और ले लेते हैं, कोयल। फिर से वही का धन ओ धन य धन अ धन ल धन अ, ठीक है। तो ये आपका कोयल, ठीक है। चलिए जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिएगा, और साथ में आपने कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद करने हैं। जैसे आपका हो गया, मैं बहुत इजी शब्द दूंगी आपको, आम, कुछ फलों के नाम लिख लेते हैं, फूल, केला, सोहन। इन 4 शब्दों के वर्ण विच्छेद करके आप नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा, वर्ण विच्छेद पढ़ा, वर्ण विचार आप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने वर्णों के भेद किए, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसको करके लाइएगा, और फिर हम सीखेंगे इसमें वर्ण विचार आगे, वर्ण विच्छेद आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।